हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2, डेट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हमारे लिए फ्रेंड्स हैं और वो कैसे जो है वो हमारे लिए एनिमी है। फोई का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये मिक्सचर होता है टू वर्ड्स का। एक है इसमें माइक्रो और एक है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो जो बहुत ही स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर। ये ज़्यादातर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब होता है सेल। तो मतलब कि ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो भी एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हमें यहाँ पे शो किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया गया है किसके अकॉर्डिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है उनको क्लासीफाई क्या किया गया है, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, फंगी में एंड ईस्ट में। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कम अंडर द प्लांट किंगडम, जो प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं। बिकॉज दे हैव रिक्ड डिफाइनेट वॉल, सेल वॉल, क्योंकि इनके पास जो होती है इनके पास डिफाइनेट सेल वॉल होती है। लाइक प्लांट सेल, प्लांट सेल के पास क्या होती है, उनके पास सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और सिमिलरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट्स के पास होती है। इसलिए उन्हें प्लांट किंगडम के अंडर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बैक्टीरिया शो किया गया है। जैसे यहाँ पे पहला दिखाया गया हमें स्पाइरल बैक्टीरिया और सेकंड में हमें दिखाया गया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया इज़ अ डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो डैश माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगाना है। सिंगल सेल्ड क्योंकि क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर, सेलुलर मतलब सेल। तो क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, इसलिए आपको सिंगल सेल्ड पे टिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है फंगी। तो फंगी को हम हिंदी में बोलते हैं फुई, ऑल्सो नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब ये ग्रीन प्लांट नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेटिसाइज देयर ओन फूड। जो फंगी है वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती एंड हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। और फंगी जो होती है वो डिपेंड होती है दूसरों पर अपने खाने के लिए। तो फंगी इस प्रकार क्या हुई, फंगी जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है। ये जो है अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है अपने खाने के लिए। तो फंगी को हम हिंदी में बोलते हैं फुई। ठीक है, तो जैसे अभी हमें फिगर में दिखाया जा रहा है फंगी दिखाई जा रही है। तो जैसे हमें पहला दिखाया जा रहा है ब्रेड मोल्ड, पेनिलिशियम और एस्परगिलिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है एल्गी। तो एल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं काई। एल्गी को हिंदी में बोलते हैं काई। तो एल्गी जो होता है वो ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं, ग्रीन सब्सटेंस होता है फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो काई होता है वो सरफेस पे मिलता है वाटर के, मतलब कि ज़्यादातर वेट प्लेसेस पर मिलता है एंड टेन टू ग्रे ऑन वेट प्लेसेस। ज़्यादातर जो काई होती है वो हमें वेट प्लेसेस पर मिलती है। जो एल्गी होती है ज़्यादातर हमें वेट प्लेसेस पर देखने को मिलती है। वन रिमार्केबल फीचर इज डेट दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेटिसाइंग देयर ओन फूड। एल्गी का एक फीचर होता है कि वो अपना खुद का खाना जो है वो प्रिपेयर कर सकती है। जो एल्गी है वो प्रिपेयर कर सकती है अपना खुद का फूड। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें एल्गी दिखाई जा रही है। ओके, और यहाँ पे हमें प्रोटोजोआ दिखाया जा रहा है। प्रोटोजोआ जो है ये भी एक यूनिसेलुलर ही है, मतलब सिंगल सेल्ड है। इसमें एमीबा दिखा रखा है हमें और पैरामीशियम दिखा रखा है। आगे हमें वायरस दिखा रखा है। वायरस जैसे कि अभी फिलहाल चल भी रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये हमें वायरस दिखा रखे हैं। अब आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव।
अब हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो स्मॉल स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमने देखा कि वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे एल्गी हो गया और फंगी हो गया। तो ये जो होते हैं एल्गी और फंगी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो होते हैं हर काइंड के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, भले ही वो ठंडे इन्वायरमेंट हो, गर्मी का इन्वायरमेंट हो। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे अंदर भी होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं टिन्नी, ये हमारी अंदर भी होते हैं, ठीक है। जब भी तो आपकी मदर आपसे कहती है कि वॉश योर हैंड्स, खाना वो हाथ धो खाने से पहले, क्यों? क्योंकि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर उससे वो रिमूव हो जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऐसी होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी में नहीं होते। अब हमें आगे दिखाया जा रहा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे लिए दोस्त की तरह वर्क करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। जो बैक्टीरिया होता है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। अगर आपको पता हो जो कर्ड है उसमें बैक्टीरिया होता है। चीज़ में भी होता है बैक्टीरिया, पिकल्स भी होते हैं और मैनी अदर फूड आइटम्स, और काफ़ी सारे फूड आइटम्स में जो होते हैं वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, पर वो जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इनफैक्ट वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। स्पेसिफिक बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपने देखा होगा आपकी मदर जो होती है वो क्या करती है, वो थोड़ा सा मिल्क लेती है, उस मिल्क में वो 1 या फिर 2 चम्मच जो होती है वो कर्ड मिक्स करती है। वो कर्ड क्यों मिक्स करती है? क्योंकि कर्ड जो है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और फिर जब वो कर्ड जो है उसको मिल्क में मिक्स करती है तो वो जो मिल्क होता है उसमें सब में ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो मेल्ट हो जाता है। मतलब हर पूरे में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मिक्स हो जाता है, और फिर सुबह तक क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपने आप को, और सुबह तक वो जो सारा मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो डेट इज़ वाई, इसीलिए लिटिल क्वांटिटी ऑफ कर्ड, इसलिए जो लिटिल क्वांटिटी है कर्ड की विच इंक्लूड्स लैक्टोबैसिलस, जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इज एडिड टू मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड। तो कर्ड को आपकी मदर जो है वो इसलिए ही ऐड करती है क्योंकि जो कर्ड है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया को जो होता है फिर वो अब मिल्क में मिक्स करती है, और फिर जो मिल्क होता है वो भी सुबह तक कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया का नेम बताओ जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो आपको लिखना है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अभी बता रहा है कि दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लीन करने में भी यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आगे हमें दिखा रखे एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हमें। उसके लिए हमें क्या करना है, टेक ½ kg ऑफ शुगर। हमें आधा किलो आटा लेना है या फिर मैदा लेना है। टेक ½ kg ऑफ फ्लोर। हमें आधा किलो आटा लेना है या फिर मैदा लेना है। फिर हमें उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। हमें उसे वार्म वाटर के साथ गर्म वाटर के साथ मिक्स करना है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। हमें उसमें ईस्ट पाउडर भी मिलाना है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। और हमें उसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। सॉफ्ट डो का मतलब होता है कि जब आपकी मदर जो होती है जब वो आटे में जब वो पानी मिक्स करती है तो वो जो बन जाता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है, तो वो जो होता है वो होता है डो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स। फिर तुम 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करोगे कि जो डो है वो राइज हो जाएगा, वो उठ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ईस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ईस्ट होता है वो ब्रीथ करता है, और वो ब्रीथिंग के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हमारी तरह ही। जैसे हम जो होते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर केस होता है ईस्ट में। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसलिए ही उनका जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो उनकी क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ ईस्ट। ये यूज़ होता है ईस्ट का इन बेकिंग इंडस्ट्री। ईस्ट को जो होता है उनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अब इंडस्ट्री में क्या यूज़ होगा ईस्ट का? क्योंकि जो केक होता है केक को राइस करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ब्रेड को राइस करने के लिए और केक को राइस करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट जो ईस्ट होता है उसको अल्कोहल को प्रिपेयर करने में भी यूज़ किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि अल्कोहल को प्रिपेयर करने में कैसे किया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ क्या है। कमर्शियल यूज़ मतलब होता है कि जिससे एक बंदा पैसा कमा सकता है।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े स्केल पर यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इवन अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। अल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर, और विनेगर का भी यूज़ किया जाता है अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ईस्ट को जो होता है उसको यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, ईस्ट को जो होता है उसको नेचुरल शुगर पर ग्रोन किया जाता है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। तो उसके लिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो हमें क्या लेना है, हमें 500 मिलीलीटर का बीकर लेना है, एक बर्तन लेना है, उसको हमें 3/4 जो है हमें वाटर से फिल कर देना है। फिर हमें 2 से 3 चम्मच जो है उसमें शुगर ऐड करना है। और हमें उसमें ईस्ट पाउडर भी मिलाना है टू दिस शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस, हमें उसे एक वार्म प्लेस पर रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल दी सॉल्यूशन, जब हम स्मेल करेंगे उसके सॉल्यूशन को, कैन यू गैस ए स्मेल, क्या तुम गैस कर सकते हो स्मेल को? दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, जो आपको स्मेल आएगी वो अल्कोहल की आएगी। जो वो नॉर्मल वाटर था अब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो जो कन्वर्जन होता है शुगर का, तो जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट होने शुगर का इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, डिफाइन फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन को डिफाइन करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाया है लुइस पार्शियल डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पार्शियल ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। तो लुइस, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, कि किसने डिस्कवर किया फर्मेंटेशन को। और ये भी पूछा जा सकता है इन विच ईयर लुइस पार्शियल डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, कि कौन से ईयर में लुइस पार्शियल ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन फर्मेंटेशन एंड ऑल्सो टेल हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन एंड इन विच ईयर। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो जो आपके अब आता है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करने में कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये कह रहे हैं जब भी आप बीमार पड़ते हो तो जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको एडवाइस देता है, मतलब कि कैप्सूल्स देता है, टैबलेट्स देता है, या फिर कभी कभी तो इंजेक्शन भी दे देता है। इंजेक्शन में जैसे उन्होंने दिखाया हुआ है पेनिसिलिन। तो जो सोर्स होता है इन मेडिसिन का इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी यूज़ किया जाता है। ये जो मेडिसिन होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं जो ग्रोथ होती है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इन मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसी तरीके से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो जो मेडिसिन जो कि स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंटीबायोटिक्स। तो द मेडिसिन विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एंटीबायोटिक्स। तो जो मेडिसिन जो कि स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। आजकल जो होता है, आजकल ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया से या फिर फंगी से। तो बेसिकली बैक्टीरिया या फिर फंगी जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं जिनसे मेडिसिन को बनाया जाता है। अलेक्जेंडर फर्मिंग ने डिस्कवर किया था 1929 में फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नेम है पेनिलिसिन। तो पेनिलिसिन जो था अलेक्जेंडर ने फर्मिंग ने डिस्कवर किया था 1929 में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ज़रूरी है कि हम याद रखें दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, कि एंटीबायोटिक्स जो है हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पर मतलब कि हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, हमें कोर्स को कंप्लीट भी करना चाहिए जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है। और हमें रॉन्ग डोजेस नहीं लेनी चाहिए, गलत डोज नहीं लेनी चाहिए। हमें डोजेस जो हैं, जो हमारी दवाइयाँ हैं, उनको टाइम पर लेना चाहिए। इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। इससे क्या होगा, जो भी डॉक्टर ने हमें वो दिया है एंटीबायोटिक, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। वैन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में भी चाहिए हो। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरी लेंगे, मतलब कि जब हमें ज़रूरत नहीं, अगर हम जब भी लेंगे तो हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कोल्ड वगैरह या फिर हमें फ्लू से नहीं बचाने के लिए होती, क्योंकि ये जो होते हैं वायरस से कॉज होता है, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ताकि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो फाइट कर सकें
उस डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। तो जो वो जो सब्सटेंसेस जो कि रिलीज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। तो व्हेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी में, आर डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंसेस टू फाइट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। तो हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती है ताकि जो हमारी बॉडी है वो फाइट कर सके डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। जो सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस होते हैं उनको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। द सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़। इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़, जो सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब सपोज करो कि एक हेल्दी पर्सन है, उस हेल्दी पर्सन में कुछ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर गए। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो वैक्सीन लगाते हैं, मतलब कि इंजेक्शन वगैरह देते हैं। ठीक है। तो वो जो इंजेक्शन देते हैं उन इंजेक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, और फिर जो वो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फाइट करती हैं उस डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से। तब जो है हमारी बॉडीज होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये जो सब्सटेंसेस जो कि डॉक्टर हमें देते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, जो सब्सटेंसेस जो हमें डॉक्टर देते हैं सुई की फॉर्म में, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम वैक्सीन। क्या बोलते हैं? वैक्सीन। तो जैसे हमें दिखाया हुआ है, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स और पर्टिकुलर डिसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अगर वो हेल्दी बॉडी में जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस सुटेबल एंटीबॉडीज़, जो बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन दी बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। तो जो सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी में लगाए जाते हैं सुई की फॉर्म में, इंजेक्टेड मतलब सुई की फॉर्म में, टू ट्रिगर द बॉडी टू डेवलप इट्स ओन डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सके एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में, इज कॉल्ड वैक्सीन। उसे हम बोलते हैं वैक्सीन। जैसे आजकल कहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो कोरोना की वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है कि जो डॉक्टर होता है वो एक इंजेक्शन लगाता है हमारी बॉडी में, और फिर वो जो इंजेक्शन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ ताकि वो फाइट कर सकें कोरोना से। ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है वैक्सीन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू पीपल इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो जो प्रोसेस होता है वैक्सीन देने का पीपल को, उसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। हम बोलते हैं कि वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने, कभी ये नहीं बोलते कि वैक्सीन ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ने। वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है मतलब कि जो गवर्नमेंट है कि उसने वैक्सीन लगाने के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो जो प्रोसेस होता है वैक्सीन देने का उसे बोलते हैं हम वैक्सीनेशन। ठीक है। तो हम वैक्सीनेशन कैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइज किया है एक कैंप जिसमें कि वैक्सीन दी जाएगी। अब है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स था उसके लिए एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन 1798 में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन कौन से ईयर में और किसकी की थी। तो स्मॉल पॉक्स की थी और कौन से ईयर में की थी? 1798 में करी थी। ठीक है। और इस वाले टॉपिक में से आपके में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को डिफाइन करो, डिफाइन वैक्सीन, वैक्सीन को डिफाइन करो, या फिर डिफाइन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को भी डिफाइन करो। ठीक है। अब आगे में दे रखा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। तो सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उस काबिल होते हैं कि वो फिक्स करें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ताकि जो सॉइल है वो इंक्रीज, ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज हो सके। तो जो माइक्रोब्स जो कि इंक्रीज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स जो कि फिक्स करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को सॉइल में, या फिर नाइट्रोजन को सॉइल में, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो आपके एग्जाम में इसमें यही पूछा जा सकता है बस, व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कोई गार्डनर जो होता है वो मैन्योर को, खाद को ऐड करता है सॉइल में। तो वो, अब हम जानना चाहते हैं कि जो मैन्योर है वो कैसे प्रिपेयर होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मैन्योर है वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से प्रिपेयर होता है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। उसमें क्या होता है, एक फार्मर जो होता है वो पिट लेता है, एक गड्ढा लेता है, उसमें वो कुछ वेस्ट डालता है, जैसे कि शॉर्पनर के छिलके हो गए, वेजिटेबल पील हो गए, और भी जैसे पेपर हो गए,
पर उसमें प्लास्टिक कभी ऐड नहीं करते। अगर कभी प्लास्टिक ऐड करी तो वो जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता मैन्योर में। उसमें सिर्फ हम प्लास्टिक के अलावा बाकी सारे सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो उसमें डालता है, उसे प्रॉपर सनलाइट देता है, सब कुछ देता है, वाटर देता है, और फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद जो वो होती है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, और फिर जो मैन्योर होता है वो उसे ऐड कर देता है सॉइल में, जिससे इंक्रीज हो जाती है सॉइल की फर्टिलिटी। तो डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस तो हम पता है, हमें मैन्योर भी पता है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो वेस्ट था वो कैसे कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। तो ये जो वेस्ट था ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। तो द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो प्लांट वेस्ट है वो कन्वर्ट हुआ है मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की एक्शन से। ठीक है।